आज से 34 बरस साल पहले की बात है। 1 जनवरी 1989। उस दिन जिस ग्रुप के साथ मैं काम करता हूँ, जननाट्य मंच, हम लोग दिल्ली में नाटक करते हैं। हम लोग एक नाटक करने गए थे। नाटक दिल्ली के ठीक बाहर साहिबाबाद के इलाके में था। वहाँ पर साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया है, झंडापुर गांव है, वहाँ पे नाटक था। और उस नाटक के ऊपर हमला हुआ था। उस हमले में 2 लोगों की हत्या हुई थी, मौत हुई थी। एक एक मज़दूर था जिसका नाम था राम बहादुर। वो नेपाल से एक माइग्रेंट वर्कर था। हाल ही में उसके एक छोटा बच्चा हुआ था, उसकी जवान पत्नी थी। तो उसको गुंडों ने अपने घर से निकाल करके गोली से उसको उड़ा दिया था। दूसरा व्यक्ति जिसकी हत्या उस दिन हुई थी, उसका नाम था सफदर हाशमी। सफदर हाशमी जननाट्य मंच के मेंबर थे। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट, सिंगर और बहुत ही उम्दा इंटेलेक्चुअल थे। सफदर के बारे में मैंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हल्ला बोल, द डेथ एंड लाइफ ऑफ सफदर हाशमी। ये किताब 8 ज़बानों में, 8 भाषाओं में आ चुकी है या आने वाली है। अंग्रेज़ी में तो खैर मैंने लिखी है। उसके अलावा हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और अब इसका बांग्ला अनुवाद भी शुभ प्रसाद नंदी मजुमदार ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। तो आप में से जो लोग बांग्ला पढ़ सकते हैं वो बांग्ला पढ़ें, जो अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं वो अंग्रेज़ी पढ़ें। और ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, हल्ला बोल के नाम से। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सफदर हाशमी के बारे में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सफदर हाशमी होने का मतलब क्या है। आज हमारे लिए सफदर को याद करना ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक सवाल जो हमसे उस समय पर बार बार पूछा गया वो ये था कि आपके ऊपर हमला क्यों हुआ। आपके नाटक में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपके ऊपर इन गुंडों ने हमला किया। अब इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दरअसल नाटक में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमला हो। और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था जिसकी वजह से 2 लोगों की जान ली जाए। लेकिन लेकिन फिर भी हमला हुआ। और ये हमला क्यों हुआ? हमला क्यों हुआ उसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना ज़रूरी है। जननाट्य मंच वहाँ नाटक करने गया था और हमला जो हुआ वो जितना जननाट्य मंच के ऊपर था उतना ही सीआईटीयू के ऊपर था। सीआईटीयू ने पिछले सालों में 1989 से ठीक पहले के सालों में बहुत बड़े बड़े आंदोलन मजदूरों के किए थे, जिसमें 1986 में 1 दिन की हड़ताल की थी, 1987 में 1987 में 3 दिन की हड़ताल की थी, 72 घंटे की हड़ताल, और 1988 में 1988 में 7 दिन की हड़ताल की थी। इतनी बड़ी हड़तालें पूरे के पूरे वर्किंग क्लास की दिल्ली के वर्किंग क्लास इतिहास में इससे पहले नहीं हुई थी। किसी एक इंडस्ट्री में, किसी एक फैक्ट्री में तो इससे लंबी हड़तालें हुई थी, लेकिन 7 दिन की हड़ताल जिसमें पूरा का पूरा दिल्ली का वर्किंग क्लास पूरी तरह से उसके अंदर शामिल हो, इतनी बड़ी हड़ताल उससे पहले नहीं हुई थी। दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, इन सारे इलाकों में यह हड़ताल हुई थी। 13 लाख मज़दूरों ने उस हड़ताल में हिस्सा लिया था। अब हड़ताल के मुद्दे क्या थे वगैरह उस सब के अंदर हम जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि ये हड़तालें जो हुई थी, 3 हड़तालें हुई थी एक के बाद एक, और उसमें ख़ास तौर पे 7 दिन की हड़ताल जो हुई थी उसकी वजह से मालिक लोग जो है बौखला गए थे, घबरा गए थे। वो ये देख रहे थे कि मज़दूर इकट्ठे हो रहे हैं और मज़दूर इकट्ठे हो कर के अपने हकों की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और इन अधिकारों को जीत रहे हैं। क्योंकि पिछली 3 हड़तालों से ये जो है बात सामने आई थी कि मसलन मज़दूरों का जो न्यूनतम वेतन है वो हर हड़ताल के बाद बढ़ता गया था। कुछ और भी बहुत बड़े कुछ बहुत बड़ी जीतें मज़दूर आंदोलन ने हासिल की थी। अब इन हड़तालों के अंदर मज़दूरों को लामबंद करने में जननाट्य मंच के नाटकों का भी एक रोल था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जननाट्य मंच के नाटकों की वजह से हड़ताल हुई, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि 1988 की हड़ताल से पहले जो हमने नाटक किया था, उस नाटक का नाम था चक्का जाम। वो नाटक बेहद कामयाब नाटक था। मैं उस समय पर लगभग 19-20 साल का था।
मैं नौजवान था, उस नाटक में मैंने हिस्सा लिया था। नाटक के कुछ सीन भी मैंने लिखे थे। लेकिन ये नाटक सफदर ने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था और सफदर के डायरेक्शन में इस नाटक को हमने तैयार किया था। और सफदर का जीनियस था कि वो अपने ज़माने के जो 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 बहसें होती हैं, जो मज़दूरों के अंदर जो चिंताएं होती हैं, जो उनकी आशंकाएं होती हैं, जो उनकी उम्मीदें होती हैं, उनको कैसे सफदर अपने अंदर जज्ब कर लेता था, अपने अंदर समा लेता था और उसको एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपने नाटक के ज़रिए जो है वो दे पाता था। तो जो चक्का जाम जो नाटक था वो बेहद कामयाब नाटक था और इस नाटक की वजह से दिल्ली के मज़दूरों के आंदोलन को एक तरह का जोर भी मिला था, एक तरह की हिम्मत भी मिली थी, एक तरह की ताकत भी मिली थी। अब जब हड़ताल हो गई थी नवंबर के महीने में, उसके बाद में सफदर ने हमसे ये कहा कि देखो हड़ताल तो हो गई और बड़ी कामयाब हड़ताल हुई है, लेकिन अब हमें आगे का सोचना है। मजदूर आंदोलन अब अपने आप को और ज़्यादा संगठित करने की कोशिश कर रहा है। अभी इतनी शानदार हड़ताल के बाद में इसका सांगठनिक फ़ायदा मजदूर आंदोलन को उठाना चाहिए, सीआईटीयू को उठाना चाहिए और उसमें हमारे नाटक का एक रोल है। तो इसलिए हमने उसी नाटक को, पुराने नाटक को जो है दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस करके हमने पेश किया और इस नए नाटक का, नए वर्जन का नाम था हल्ला बोल इस नाटक का। अब हल्ला बोल जो नाटक था वो भी बहुत कामयाब नाटक था, मज़दूरों को बहुत मज़ा आता था नाटक देखने में। और यही नाटक था जो कि 1 जनवरी 1989 को 1989 को साहिबाबाद, झंडापुर में साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में इसको खेला जा रहा था, जब हमारे ऊपर कांग्रेस के सपोर्ट से कुछ गुंडे थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और उस हमले की रहनुमाई, उसकी अगुवाई वहाँ पर एक कांग्रेस का एक लोकल एक नेता था, गुंडा था, जिसकी एक छोटी फैक्ट्री भी थी वहाँ पर। वो उसका नेतृत्व, उस भीड़ का नेतृत्व जो है वो कर रहा था। और हमला हुआ। हमले के अंदर जैसा मैंने कहा 2 लोगों की हत्या हुई और सफदर की मौत 1 तारीख को नहीं हुई थी। सफदर की मौत 2 तारीख को मतलब 2 जनवरी को अस्पताल में देर रात को हुई थी। 3 तारीख को सफदर का जनाजा निकला था, उसकी अंतिम यात्रा थी और उसमें हम देख करके दंग रह गए थे कि 15,000 लोग उस अंतिम यात्रा में सफदर की शामिल हुए थे और हर तबके के लोग थे। मजदूर आंदोलन से तो लोग थे ही, लेकिन कलाकार भी थे, लॉयर्स भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया, उस जनाजे में हिस्सा लिया था। और सबकी ज़बान पर एक ही सवाल था और वो ये था कि ऐसा क्या हम इस स्थिति में आज हमारा देश आ गया है कि अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है नाटक के ज़रिए तो उसको जान से मार दिया जाएगा। क्या क्या हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि कोई ऑपोजिशनल स्वर वो जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता? तो ये सवाल था बहुत बड़ा। उसके बाद में 3 तारीख को उसकी अंतिम यात्रा के बाद में 4 तारीख को, 4 जनवरी को सुबह जननाट्य मंच दोबारा उसी जगह पर लौटा जहाँ पर के हमला हुआ था और जो अधूरा नाटक था उस नाटक को उस दिन हमने पूरा किया। उसका नेतृत्व किया था कॉमरेड मौलवी हाशमी ने। कॉमरेड मौलवी हाशमी जो कि जननाट्य मंच की बरसों से एक्टर रही थीं, जो कि ऑर्गेनाइज़र थीं और जो सफदर की पत्नी भी थीं। और सफदर की मौत के फ़ौरन बाद, सफदर की मौत को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे, उस समय पर कॉमरेड मौलवी का वहाँ पर जाकर के नाटक करना, जननाट्य मंच का वहाँ पर जाकर के नाटक करना, इसका एक बहुत बड़ा असर हिंदुस्तान के कल्चरल सीन के ऊपर जो है हुआ था। अब सबसे पहला सवाल जिससे मैंने शुरू किया कि नाटक में ऐसा क्या था जिस वजह से हमारे ऊपर हमला हुआ। तो देखिए, नाटक में तो अपने आप में कुछ ऐसा था नहीं जिसकी वजह से हमला हो, लेकिन हाँ, नाटक करना अपने आप में एक एक ख़तरनाक चीज़ थी
उन लोगों के लिए जिनके हाथ में सत्ता थी। तो इसलिए पहला जो 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 उत्तर मैं दूंगा कि ना कि जननाट्य मंच के ऊपर हमला क्यों हुआ, वो ये था कि जननाट्य मंच वहाँ मौजूद था। इससे क्या मतलब मेरा? इससे मतलब ये कि जननाट्य मंच एक थिएटर ग्रुप है, और थिएटर ग्रुप अगर चाहे तो वो ऑडिटोरियम में, और जो शहर के ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर के थोड़ी शांति होती है, समृद्धि होती है, जहाँ पर कल्चरल एलीट लोग आते हैं, उनके बीच में नाटक करके अपने आप के लिए नाम और शोहरत जो है वो कमा सकता था। लेकिन सफदर की रहनुमाई में, सफदर के नेतृत्व में जननाट्य मंच ने यह तय किया कि नहीं, हमें जनता के बीच में जाना है। और जनता का मतलब ये नहीं कि कोई भी जनता कहीं पर भी, लेकिन मजदूर इलाकों में ख़ास तौर पे जाना है। और मजदूरों के बीच में नाटक करना अगर है तो मजदूरों के बीच में जो संगठन काम करते हैं उनके साथ मिलकर के नाटक करना है। तो चाहे मजदूर इलाके हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, हर जगह पर जहाँ पर हम जाकर के नाटक करते थे, आज भी करते हैं, हर जगह पर हम नाटक करते हैं किसी संगठन के साथ मिल करके। क्योंकि हमारा ये मानना है कि नाटक अपने आप में दुनिया नहीं बदलता है, लेकिन नाटक जो संगठन बदलाव के संघर्ष में जुटे हुए हैं उन संगठनों की मदद कर सकता है दुनिया बदलने में। और ये कैसे मदद कर सकता है? तीन चार तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि जब आप जाकर के नाटक करते हैं तो जो लोग संघर्ष के अंदर शामिल हैं उनको एक बल मिलता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। और कलाकार, इंटेलेक्चुअल्स जब आकर के उनके साथ एकजुटता जाहिर करते हैं तो उनको बल मिलता है। एक बात। दूसरी बात ये कि संघर्ष की कहानी को कह पाना, the idea that you should be able to tell the story of struggles is by itself empowering। क्योंकि अगर आप मीडिया को देखें, लैंडस्केप को देखें मीडिया वाले, तो वहाँ पर संघर्षों की कहानियाँ नहीं बताई जाती है। जब कोई संघर्ष होता है तो उसको इसी बात के ऊपर रिड्यूस कर दिया जाता है कि भाई देखिए ये मज़दूरों का जो है जुलूस निकला है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुए हैं। तो मिडिल क्लास को थोड़ी बहुत अगर तकलीफ़ हो, उसी लेंस से मीडिया इन संघर्षों को देखती है। जब आप नाटक करते हैं और नाटक के ज़रिए संघर्ष की कहानी जब आप कहते हैं, संघर्ष के मुद्दों को जब आप सामने लाते हैं, तो संघर्ष के नैरेटिव को, संघर्ष के मुद्दों को आम जनता के बीच में ले जाने में एक मदद होती है। तीसरी बात यह कि कोई भी संघर्ष एक तरफा संघर्ष नहीं होता है। किसी भी संघर्ष के अंदर बहस होती है, मुद्दे होते हैं, और ये बहसें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी संघर्ष के अंदर अगर बहस होती है तो ये अपने आप में कोई ख़राब बात है। बिल्कुल ख़राब बात नहीं है। ये संघर्ष जो हैं वो उसके अंदर बहसें हो सकती हैं, मुद्दों को लेकर के, स्ट्रैटेजी को लेकर के, टैक्टिक्स को लेकर के, अलग अलग तरह से बहसें हो सकती हैं। और बहस होना ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि ये लोकतंत्र की निशानी है, ये डेमोक्रेसी की निशानी है। तो इन बहसों को अपने नाटकों के अंदर शामिल करके उनको जनता के बीच में ले जाना और उसके ज़रिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर के वो लोग जो संघर्ष के अंदर जुटे हुए हैं वो आपस में मिल कर के इन मुद्दों के ऊपर बहस कर सकें, उनके ऊपर बातचीत कर सकें और एक आगे का रास्ता निकाल पाएँ। इस सब के अंदर भी नाटक की बहुत मदद होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जननाट्य मंच के ऊपर हमला क्यों हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि नाटक के अंदर कुछ हमने ऐसी बात कर दी थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि ये नाटक अपने आप में मजदूरों के संघर्ष को बल देता था। इसलिए हुआ क्योंकि जननाट्य मंच उस दिन वहाँ मौजूद था, और इसलिए भी हुआ क्योंकि कला के ऊपर हमला करना, संस्कृति के ऊपर हमला करना, नाटक के ऊपर हमला करना ये बहुत आसान होता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती है। अब आप देख रहे हैं हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं, तब से लेकर के अब तक 34 साल हो चुके हैं, और इस दौर में हिंदुस्तान बहुत बदला है, हिंदुस्तान की राजनीति बहुत बदली है, और जो कल्चरल जो एक स्फीयर है उसके अंदर भी बहुत सारे जो है परिवर्तन आए हैं। आज आप देख पा रहे हैं, कितनी मिसालें दें, अगर मिसालें देना शुरू करें, एग्जाम्पल्स देना शुरू करें तो कोई अंत नहीं है उसका। लेकिन जो लेटेस्ट हुआ है, आप देख रहे हैं कि गाने के अंदर एक एक्टर ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं उसको लेकर के एक 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 झूठी और नकली बहस
शुरू हुई है। किसी के कपड़ों के रंग की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस लगी है, ऐसा बताया जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह भी है कि भावनाएं केवल जो फैशिस्ट होते हैं उन्हीं की भावनाएं होती हैं, ठेस सिर्फ उन्हीं को लगती है। आप अगर सेकुलर हैं, आप अगर प्रोग्रेसिव हैं, आप अगर कम्युनिस्ट हैं, आप अगर एथीस्ट हैं, अगर आपका भगवान में यकीन नहीं है, अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, अगर आप रैशनलिस्ट हैं, तो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच सकती है। आप किसी से जाकर नहीं कह सकते कि भाई ये देखिए ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इससे मेरी एथिज्म की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची है, ये आप नहीं कह सकते। बल्कि अगर आप रैशनलिस्ट हैं, अगर आप एथीस्ट हैं, तो आप तैयार हो जाइए, आपके साथ भी वही हो सकता है जो गोविंद पानसरे के साथ हुआ, जो कलबुर्गी के साथ हुआ, जो गौरी लंकेश के साथ हुआ, और जो डॉक्टर दाभोलकर के साथ हुआ। तो आपको गोली मार सकते हैं, लेकिन आपकी कोई भावनाएं नहीं होती हैं। भावनाएं केवल उनकी होती हैं जो फैशिस्ट होते हैं। तो ये एक अजीब एक माहौल में हम जी रहे हैं, एक अजीब विडंबना है, एक अजीब एक कॉन्ट्रडिक्शन सा जो है लगता है कि भावनाएं केवल उनकी हैं, उन्हीं को ठेस लग सकती है, हमारी कोई भावनाएं नहीं है। खैर जो भी है, तो आज एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जहाँ पर के छोटी से छोटी बात के ऊपर भावनाओं को ठेस लग जाती है। और जब भावनाओं को ठेस लगती है तो फिर ये सवाल पूछना पड़ता है कि फिर अगर हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि एक सरकार है जो कि जनता उसको चुनती है। सिर्फ ये मतलब नहीं है लोकतंत्र का, बल्कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि एक सरकार है जिसे जनता चुनती है और एक विपक्ष है, उसे भी जनता चुनती है। और जितना जितना सुदृढ़ और जितना मजबूत विपक्ष होगा, उतना ही उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। तो इसलिए आज जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर कमी आई है हिंदुस्तान में, तो ये क्यों आई है? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, जो लोग सत्ता में हैं आज, उनकी पूरी तरह से ये कोशिश है कि विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए। उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए, उन्हें कोई ऐसा सुर नहीं सुनना है जो कि उनके खिलाफ जाता है। अब यह है कि हम ये केवल अगर लोकतंत्र की बात, डेमोक्रेसी की बात अगर हम केवल राजनीति तक अगर हम लिमिट कर दें और केवल अगर पॉलिटिकल पार्टीज तक हम लिमिट कर दें, तो ये एक बहुत संकीर्ण रूप से हम इसको देखेंगे। हालांकि ऑब्वियसली ये तो बात है ही कि लोकतंत्र की बात जब होती है तो आम तौर पे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होते हैं, इलेक्शन की बात कर रहे होते हैं वगैरह। लेकिन मेरी नज़र में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें, और ख़ास तौर पे जब हम एक सांस्कृतिक जब नज़रिए से जब हम देखते हैं, तो हमें लोकतंत्र की परिभाषा को केवल राजनीति और पॉलिटिकल पार्टीज तक उसको सीमित नहीं करना है, बल्कि समाज के अंदर कितना लोकतंत्र है उसकी बात हमें करनी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो है याद दिलाया था, या हमें हमें बताया था कि जब हम आज़ाद हुए और जब भारत ने लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो अपनाया, तो एक व्यक्ति को एक वोट तो मिला। मतलब ये कि हर व्यक्ति दूसरे के बराबर है जब वोट डालने की बारी आती है, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे के बराबर नहीं है अन्य मामलों में, चाहे आप जात की बात करें, चाहे आर्थिक रूप से बात करें, धर्म की बात करें, वगैरह वगैरह। तो इंसान को इंसान के इक्वल हमने नहीं बनाया, केवल हर किसी को वोट तो हमने जो है दे दिया। तो अब अगर इसको ठीक करना है तो एक कल्चर के स्फीयर में हमको लोकतंत्र लाना जो है ज़रूरी है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि सफदर की ज़िंदगी, सफदर ने जो काम किया, सफदर हाशमी ने जो काम किया, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि नुक्कड़ नाटक के ज़रिए होता क्या है, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए ये होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर नाटक करते हैं जो आम तौर पे नाटक के लिए नहीं बनी होती है। वो जगह, चाहे वो कोई मोहल्ला हो, चाहे कोई चौराहा हो, चाहे कोई पार्क हो, चाहे कोई फैक्ट्री का गेट हो, चाहे कोई खेत खलियान हो, चाहे कोई स्कूल कॉलेज हो, कहीं पर भी जहाँ पर आप जाकर नाटक करते हैं, आप नाटक को जनता के बीच में ले जाते हैं, जहाँ पर जनता मौजूद है, वहाँ पर जहाँ पर लोग जीते हैं, जहाँ पर लोग काम करते हैं,
और ऐसी जगह जो कि नाटक के लिए नहीं बनी है, एक चौराहा या एक पार्क जो नाटक के लिए नहीं बना है, लेकिन कुछ देर के लिए आप उस जगह को नाटकीय स्पेस में आप जो है तब्दील कर देते हैं। और जब ये होता है तो लोग जब कहानियाँ खेलते हुए जब लोगों को देखते हैं, और कहानियों के अंदर पात्र होते हैं, पात्रों के अंदर अलग अलग उनके शेड्स होते हैं, अलग अलग उनकी इच्छाएं होती हैं, मंशाएं होती हैं, उनकी खुशियाँ और गम होते हैं, उनके आपस में मतभेद होते हैं, उनकी आपस में इच्छाएं जो हैं उनके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी अक्सर होता है कि एक पात्र एक चीज़ चाहता है, दूसरा पात्र दूसरी चीज़ चाहता है, वगैरह वगैरह। और इस सब के ज़रिए हमको इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों की तरफ और उनकी मजबूरियों को, उनकी आकांक्षाओं को सहानुभूति से देखने की हमको एक आदत लगती है। अगर हम रामायण और महाभारत जैसी कहानियाँ देखें तो ऐसा क्यों है कि सदियों से ये कहानियाँ हमारे बीच में हैं, सदियों से लोगों को ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, और सदियों से लोग अलग 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 ऐतिहासिक वक्त में इन कहानियों के अंदर नए नए मतलब ढूंढते रहते हैं। उन कहानियों को लोग अपनी ज़िंदगियों के साथ जोड़ करके देख रहे होते हैं, और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझाने की जो कोशिश हम कर रहे होते हैं उसमें हमको मदद मिलती है। तो इसी तरह से नुक्कड़ नाटक भी कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य आपके बीच में लेकर आता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके बीच में लेकर आता है जिनको देखकर आपको ये लग सकता है कि ओ, ये तो मैंने पहले नहीं सोचा था, या ये कि पहला आपका रिएक्शन हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये कैसी बात कर रहे हैं, तो गलत बात है। या ये कि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सहमत हूँ। या ये कि अरे देखो, इस पात्र के साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ये हुआ कितना अच्छा हुआ। जो भी है, इस सब के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जो हमारी परिस्थितियों से अलग होती हैं उनके साथ हम रूबरू हो रहे होते हैं। ऐसे विचार जो हमारे विचारों से अलग होते हैं उनके साथ हम रूबरू हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे ये बहुत बातें होती हैं कि एक सोशल मीडिया का एक बबल होता है। आप फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, वगैरह वगैरह, वहाँ पर आपको केवल अपने जैसे सोचने वाले ही लोग अक्सर मिलते हैं एल्गोरिदम्स की वजह से, या फिर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको केवल लताड़ते हैं, केवल गाली गलौज करते हैं, केवल आपसे बदतमीजी से पेश आते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि हम अपने अलग अलग मत होते हुए भी और विपरीत मत होते हुए भी समाज के तौर पर इकट्ठा रह करके जी पाएं, और उन अलग अलग मतों को, हम अलग अलग इच्छाओं को, अलग अलग मंशाओं को, अलग अलग सपनों को हम एक दूसरे के साथ रख करके देखें, उनको निगोशिएट करना हम सीखें। सो इन वन सेंस व्हाट आई वांट टू से इज कि स्ट्रीट थिएटर की क्यों ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ ज़रूरत नहीं है कि जनता के पास नाटक नहीं पहुंचता है तो नाटक ले जाना ज़रूरी है, वो तो अपने आप में है ही ज़रूरी, लेकिन इसलिए भी कि आप नाटक खुले में करने से एक जो चीज़ कर रहे होते हैं वो ये है कि एक तरह से डेमोक्रेसी की रिहर्सल हो रही होती है समाज में। जब आप एक एक चौराहे पर पहुंचते हैं एक दर्शक के रूप में, और आप देखते हैं कि कुछ नाटक होने वाला है, आप रुकते हैं वहाँ पर, थोड़ी देर नाटक देखते हैं, और नाटक के अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। आप अपने पड़ोसी से वो बात करते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप बात करते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत निकलते हैं, और इसके ज़रिए एक डेमोक्रेटिक डिबेट, एक डेमोक्रेटिक डिस्कशन की धरती जो है वो तैयार होती है। सफदर हाशमी को जब हम याद करते हैं तो हम याद करते हैं इसी डेमोक्रेसी की रिहर्सल के प्रणेता के तौर पे हम जब सफदर हाशमी को याद करते हैं आज, तो हम ऐसी कला को याद करते हैं जो कि समाज के अंदर जो संघर्ष चल रहा होता है, जो वर्ग संघर्ष होता है, उस वर्ग संघर्ष में ये कला तटस्थ नहीं रहती है। इट इज़ नॉट न्यूट्रल, बल्कि ये कला उस संघर्ष के अंदर हिस्सा लेती है और उस संघर्ष के अंदर कहती है कि हम
उनके साथ हैं जिनके पास जिनके पास और साधन नहीं है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जो गरीब हैं, जो जिनको हाशिए पे धकेल दिया गया है, ऐसों के साथ हम हैं। हम 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 जब नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हम अपनी कला के ज़रिए इस महान संघर्ष के अंदर हिस्सा लेते हैं, और इस संघर्ष के अंदर हम एक तरफ अपने आप को हम जो है डिक्लेयर करते हैं। और इसलिए भी आज इसी तरह के कला की और ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ऐसी कला की ज़रूरत है जो हमें सोचने पर मजबूर जो हमें सोचने पर मजबूर करे। एक ऐसी कला की ज़रूरत है जो कि हमें हमें बहस करना सिखाए। एक ऐसी कला की ज़रूरत है जो हमें ये सपना दे सके कि आज चाहे ये दुनिया कितनी ही डार्क क्यों ना नज़र आ रही हो, अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, लेकिन जैसा फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, दिल दिल न, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो ये शाम जब ख़त्म होगी तो सवेरा आएगा, और इसी सवेरे की मशाल लेकर के नुक्कड़ नाटक आपके बीच में आता है। और इसीलिए हमें सफदर हाशमी को याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं मार्क्सवादी पथ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपने दोस्त, अपने साथी, अपने हमसफ़र, अपने कॉमरेड, मेरे गुरु सफदर हाशमी को ये छोटा सा मैं आज सलाम पेश करूँ। शुक्रिया। लाल सलाम।